नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 1945 के बाद का विश्व। तो यहाँ पे जो है हमें 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के जो है समाप्त होने के बाद में विश्व में क्या दृश्य था उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है, जिसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। फिर भी उन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखने वाले युद्धों में अधिकांशतः आधुनिक युग के दो महायुद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में जो है असंख्य युद्ध लड़े गए थे, परंतु फिर भी उनमें जो है कुछ ऐसे युद्ध है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की, परंतु अपनी कुछ सीमाओं के कारण वह निष्फल हो गया और ईस्वी सन 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को विश्व और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों की पुनः एक बार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो है विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु वहाँ पे कुछ अभाव थी और उसकी कुछ सीमाएं थी जिसकी वजह से वह निष्फल हुआ। तो इसके बारे में विद्यार्थियों अपने पिछले प्रकरण में जानकारी प्राप्त की है। और ईस्वी सन 1949 में जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वह शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उसके समय में हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति की जो शांति और स्वतंत्रता थी उसके लिए फिर से एक बार यहाँ पे इसकी आवश्यकता समझाई कि यहाँ पे जो है राष्ट्र संघ की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज। तो यहाँ पे जो है हमें संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज जो है उसके विषय में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दर्शाए गए हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज जो है उसका आरंभ प्रस्तावना से होता है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में दर्शाए गए हैं और ये उद्देश्य हमें जो है नीचे बताए उस अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को दूर करना या तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्यों को दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना, हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र का जो दस्तावेज था उसमें जो है कुछ उद्देश्य दर्शाए गए हैं जो इस अनुसार है, जिसमें हमें पहला उद्देश्य बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी राष्ट्रों में जो है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा जो है उसकी स्थापना करना, कि सभी जगह पर जो है शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए जो है शांति के अवरोधक तत्व जो आ रहे बीच में उन्हें दूर करना तथा आक्रमण या शांति के भंग करने वाले जो कृत्य है उन्हें दबा देने के लिए एक प्रभावकारी सामूहिक जो है वह कदम उठाना है। और उसके बाद हमें बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र में, तो वहाँ पे जो है शांतिपूर्ण जो है उपायों द्वारा उसका हल निकालना। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें प्रथम उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना उसके विषय में बताया है। आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आत्मनिर्णय तथा जो है समान अधिकार के आधार पर जो है सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीतापूर्वक जो संबंध है उसको विकसित करना तथा विश्व की जो शांति है उसे बनाए रखना, उसके लिए उचित कदम उठाना है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग, धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न
करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी जो समस्याएं है उनका निराकरण लाने में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, तथा साथ ही साथ जो है जाति, भाषा, लिंग, धार्मिक भेदभाव जो है उस सभी के बिना जो है व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रता तथा सभी के लिए समान मानव अधिकार जो है, मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव जो है उसकी भावना उत्पन्न करना, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज में दर्शाया गया है। इन समान ध्येय को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो सभी ध्येय बताए हैं इनको सिद्ध करने के लिए, इन उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जो है कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच में जो संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था है उसमें यहाँ पे कार्य करना। इस तरह दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति की झंखना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से यह जो दस्तावेज जो है प्रस्ताव किया गया है, इससे हमें यह पता चलता है और यह प्रमाणित होता है कि युद्ध जो है उसे यहाँ पे रोकने के लिए तथा विश्व स्तर पर जो है शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय यह है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दस्तावेज है उसके विषय में बताया गया था। अब हम उसमें आगे जानेंगे। शीत युद्ध 1945 से 1962 कारण और परिणाम। तो यहाँ पे जो है हमें शीत युद्ध जो हुआ उसके विषय में बताया गया है कि वह किस कारण से हुआ तथा उसका परिणाम क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं ने विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा भिन्न होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग पड़ गए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका जो है महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ वह विद्यार्थियों आपने पिछले जो है पाठ में पढ़ा, जिसमें हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी जो महासत्ता है उनसे विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया था। तो युद्ध के समय में जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा था कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका जो है वे सभी एक साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के पश्चात जो है यहाँ पे रूस की शासन पद्धति और जो विचारधारा थी वह अमेरिका से भिन्न थी, जिसकी वजह से जो है अमेरिका और इंग्लैंड जो है वह रूस से अलग हो गए। युद्ध के बाद के समय में दोनों सत्ताएं विश्व राजनीति में केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किया। इस अवधि के दौरान विश्व दो सत्ता गुटों और सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। सत्ता के दो ध्रुव अमेरिका और रूस में केंद्रीकरण हुआ, इसलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह दोनों सत्ताएं अलग हो गई थी। तो अमेरिका और रूस जो है यह दोनों जो है देश एक दूसरे के विरोध में यहाँ पे खड़े हुए और विश्व की राजनीति में जो है केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने जो है विश्व में अपना वर्चस्व और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो है सक्रिय प्रयास किए और इस अवधि के दौरान जो है दो सत्ता गुटों और सैन्य गुटों में विभाजित हो गए। सत्ता के दो ध्रुव अमेरिका और रूस जो थे उनमें केंद्रीकरण हुआ, इसलिए जो है इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रश्न जो है पूछा जाता है कई बार कि द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में क्या जाना जाता है, तो उसमें यहाँ पे आपको यह लिखना होगा। विश्व युद्ध के बाद इन दो महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे, दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ। सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व युद्ध के बाद जो है इन दोनों महासत्ताओं के बीच जो है व्यवस्था पूर्वक वाला जो संबंध था, मित्रता पूर्वक वाला, वह रहा नहीं। तो दोनों गुट जो थे इन दोनों के बीच में यहाँ पे असंतोष का वातावरण जो था वह निर्मित हुआ। इसके लिए जो है सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण जो है हुआ। इसकी वजह से इस अवधि को जो है शीत युद्ध की अवधि के रूप में जाना जाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए। नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुए। अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता गुट और सैन्य गुट बने। तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में यहाँ पे जो है इन दोनों के सत्ता के संबंधों में परिवर्तन हुआ, जिसमें हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका और रूस जो है दोनों एक साथ लड़े थे, परंतु यहाँ पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो है दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया है कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच की सत्ता के जो संबंध थे उनमें परिवर्तन हुआ। तो नाजीवाद जर्मनी और फासीवाद इटली के जो है विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुआ। अमेरिका और रूस जो है वे दोनों विरोधी सत्ता जो है वे दोनों ही सत्ता जो है वे एक सैन्य गुट बन गए, सैन्य गुट और सत्ता गुट बने। दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की विजय तो हुई, परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान खो बैठे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है इन दोनों की विजय तो हुई थी, परंतु युद्ध में हुआ जो भयंकर नुकसान था जिसकी वजह से दोनों जो है उन दोनों की महासत्ता जो थी उसके रूप में से वे अपना स्थान यहाँ से खो बैठे थे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली और जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी तरह से बर्बाद हुए। युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन रूस ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमाया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि युद्ध में हारे हुए जो जर्मनी, इटली, जापान जैसे जो देश थे वे लोग आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य जो है इस तरह से सभी जगह पे ये लोग जो है बर्बाद हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि युद्ध के पिछले युद्ध के दौरान जो है सोवियत यूनियन रूस में जो है जर्मनी के भाग जो है पूर्व भाग के अतिरिक्त उन्होंने अन्य यूरोप के भाग जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और जो यहाँ पे बताया है कि बाल्टिक जैसे राज्य थे उन पर भी सैन्य अधिकार जमाया। इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी जिससे उन पर रूस का वर्चस्व रहा। इस अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण 1949 करके एकमात्र अणुबम रखने वाले प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी जिससे कि जो है उन देशों पर रूस का वर्चस्व बना रहे। और इस अवधि के दौरान जो है रूस ने अणु परीक्षण करके 1949 में जो है एकमात्र अणुबम रखने वाले प्रभुत्वशाली सत्ता जो अमेरिका है उसको चुनौती दी। और पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था अब वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा जो थी वह स्थापित हुई।